Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link here in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about China-Pakistan nuclear deal. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए सीधा इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल तो इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं भी आप चाइना पाकिस्तान की बढ़ती प्रॉक्सिमिटी को अगर आप इंडिकेट कर रहे हो विच इज़ अ थ्रेट फॉर इंडिया, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ चाइना है हमारे लिए, तो जब भी आप ये चाइना पाकिस्तान की एक्सेस जो डेवलप हो रही है अगेंस्ट इंडिया उसको हाईलाइट कर रहे हो, तो वहाँ आप एक पॉइंट की तरह लिख सकते हैं कि रिसेंटली चाइना हैज़ हेल्प्ड पाकिस्तान to develop 1200 megawatt nuclear plant in चश्मा रीजन ऑफ पाकिस्तान. तो मेंस में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, प्रीलिम्स में आपसे सीधा पूछ लेगा चश्मा रीजन कौन से देश में है या चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में है. तो चूँकि प्लेसेज इन न्यूज़ से सवाल आते हैं तो ये दो तरीके से सवाल आ सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में. इसके पहले भी पाकिस्तान को कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप करने में हेल्प किया है चाइना ने. अभी ये जो 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चल रही है चश्मा में, दैट इज़ ऑल्सो अ डील दैट हैज़ बीन साइंड रिसेंटली. फिर उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा. पहले भी 4 छोटे इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करने में चाइना ने मदद की है पाकिस्तान की इन चश्मा कॉम्प्लेक्स. उसके अलावा 2 इस तरह के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स चाइना ने डेवलप कराए हैं पाकिस्तान के लिए इन कराची रीजन, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट. क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से, वो भी ज़रा देखिए. तो ये जो डील हुई है चाइना और पाकिस्तान की फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट कैन बी सीन एज वायलेशन ऑफ NSG रूल्स. तो एक इंटरनेशनल ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. उस ग्रुप का जो भी प्रोविज़न है या जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट माना जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को दैट हैज़ बीन साइंड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. तो ये आर्टिकल मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको चाइना पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी के बारे में एक पॉइंट मिल जाए मेंस के लिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से चश्मा रीजन के बारे में पता चल जाए, और तीसरा इंटरेस्ट था या पर्पस है आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में बताया जाए, क्योंकि वो सीधा आपसे मेंस में पूछा जा सकता है. तो इस पर्टिकुलर डील को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फॉर बीइंग वॉलेटरी ऑफ और फाउंड टू बी वॉलेटिंग न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप प्रोविज़न. तो क्या है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप प्रोविज़न NSG, वो ज़रा समझते हैं. NSG एक ग्रुप है दुनिया के 48 कंट्रीज़ की. ये वो 48 कंट्रीज़ हैं जिनके पास या तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर मटीरियल है, फिसाइल मटीरियल्स हैं जैसे यूरेनियम वगैरह. इन देशों ने मिलकर के आपस में अग्रीमेंट साइन किया है. एज पर दिस अग्रीमेंट दे विल नॉट गिव सपोर्ट टू एनी अदर कंट्री आउटसाइड दिस NSG ग्रुप एज फार एज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटीरियल इज कंसर्न्ड. NSG ग्रुपिंग जो बनाई गई थी दैट वाज क्रिएटेड अगेंस्ट इंडिया. पर्टिकुलरली इंडिया ने जब 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री की तरह डेमोन्स्ट्रेट किया, वैसे हमने कहा कि ये जो कैपेबिलिटी है इसको हम सिर्फ और सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे. फिर भी जब हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया 1974 में, जिसको पोखरण 1 नाम से भी जानते हैं, तो उसके बाद दुनिया के देशों ने मिल करके, मेनली लेड बाय US, दुनिया के देशों ने लेड बाय US, उन्होंने मिल करके एक ग्रुप बना दी कि ठीक है इंडिया जैसे देश अगर टेक्नोलॉजी डेवलप कर भी लेते हैं तो उनको फिसाइल मटेरियल नहीं देंगे हम लोग. और उसके लिए उन्होंने ये ग्रुप बना दिया, एक कंट्रोल रेजीम कह सकते हैं आप इसको. कंट्रोल रेजीम मीन्स दीज 48 कंट्रीज डिसाइडेड कि दे विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल आउटसाइड दिस ग्रुप, सो दैट कंट्रीज लाइक इंडिया शुड नॉट बी एबल टू डेवलप न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स. वो बात अलग है कि यही US ने जब एक वक्त उसने हमारे अगेंस्ट ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया, इसी US ने बाद में जाकर के 2006 में हमें NSG से एग्जेम्पशन दिया व्हेन इंडिया US साइंड सिविल न्यूक्लियर डील. इससे रिलेटेड मुझे लगता है पिछले वीक ही हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे US का इंटरेस्ट इंडिया को लेकर के बदला
when Cold War was over, because the Cold War dynamics were once over. US की hostility with India got ended. USSR was already disintegrated. And by the beginning of 21st century, rise of China brought India US further close. तो उसके बाद से US हैज़ बीन मोर एंड मोर क्लोज टू इंडिया. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी US विजिट पे भी गए थे फॉर स्टेट विजिट, जो काफ़ी करीबी देशों को ही इस तरीके से स्टेट विजिट का इनविटेशन दिया जाता है. तो मतलब ये है कि इंडिया एंड US आर कमिंग क्लोज, और उसके पीछे चाइना एक फैक्टर है. तो वो देश US जिसने हमारे खिलाफ NSG ग्रुपिंग बनाई थी 1974 में, उसी ने हमें एग्जेम्पशन दिला दिया 2006 में कि ठीक है आप NSG का मेंबर नहीं है तो भी हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल फॉर सिविलियन पर्पस उसमें हेल्प करेंगे. US ने हमें प्रॉमिस किया 2016 में कि इट विल हेल्प अस टू गेट एंट्री इनटू NSG ऑल्सो, और उसने काफ़ी सारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी उसके लिए प्रैक्टिस की. वो बात अलग है कि चाइना ने इंडिया की एंट्री इनटू NSG उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. इंडिया ने बहुत सारी डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की विथ एन एम टू गेट एंट्री इनटू NSG, ताकि तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म ही हो जाए. NSG के मेंबर हो जाएंगे तो हमें अपने आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल में सपोर्ट मिलेगा. बट चाइना ऑब्स्ट्रक्टेड इंडियाज एंट्री इनटू NSG इवन व्हेन इट वाज सपोर्टेड बाय US. चाइना क्लेम्ड कि NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है इसके अंदर एंट्री पाने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होना ही चाहिए, और चाइना ने फिर प्रपोज किया कि द क्राइटेरिया शुड बी दैट द proposed country must be signatory of NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty. तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई भी देश जो NSG को ज्वाइन करना चाहता है वो NPT का सिग्नेटरी हो ही, बट चाइना ने ऐसा कहा कि देयर शुड बी रूल बेस्ड एंट्री, एंड एज पर चाइना अ कंट्री दैट इज़ विलिंग टू ज्वाइन NSG एज ए मेंबर मस्ट बी सिग्नेटरी ऑफ NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि क्या है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ये ट्रीटी साइन की गई थी 1967 में. 1967 वाज डिसाइडेड एज अ कट ऑफ ईयर. कट ऑफ ईयर से मेरा मतलब है कि उस साल तक जितने देशों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था, ओनली दीज कंट्रीज वेयर अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन फॉर सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम. बाकी सारे देशों को फॉरबिड किया गया न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से. तो 1967 तक जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था वही न्यूक्लियर वेपन रख सकते थे फॉर द टाइम बिंग. लॉन्ग रन में उनको भी अपने न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्म करना है, गिव अप करना है, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे कुड कीप इट. कोइंसिडेंटली ये 1967 का जब कट ऑफ डेट रखा गया तो द 5 कंट्रीज हु हैड डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन बाय दैट टाइम वेयर P5 कंट्रीज ऑफ UNSC. जो परमानेंट कंट्रीज हैं UNSC के UK, US, फ्रांस, चाइना एंड रसिया. These countries could keep nuclear weapon, others could not develop. तो NPT एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और चाइना ने कहा कि NPT का सिग्नेटरी होना ज़रूरी है अगर किसी देश को NSG की मेंबरशिप चाहिए तो. और कुछ ऐसे देश हैं जो NPT के सिग्नेटरी नहीं हैं और उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप किए हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया. दीज आर कंट्रीज दैट हैव नॉट साइंड NPT एंड दे हैव डेवलप्ड देयर ओन न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो. वहीं अगर साउथ सूडान की बात की जाए तो एक ऐसा देश है जिसने ना ही न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं ना ही NPT का सिग्नेटरी है. सवाल उठता है कि वाई इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी ऑफ NPT व्हेन इंडिया बिलीव्स इन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. तो फिर हमने खुद NPT साइन क्यों नहीं किया, हम क्यों खुद न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं? तो इसका जवाब कुछ आपको ऐसे लिखना है कि लुक, इंडिया बिलीव्स इन डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, बट इट बिलीव्स इन कंप्लीट डिसआर्मामेंट, नॉट इन पार्शियल डिसआर्मामेंट. ये जिस तरीके की बात कर रहा है NPT, इट इज़ अ partial disarmament which permits few countries to have nuclear weapon while others could not have. ये discriminatory provision है, ये partial disarmament है, ये इंडिया जैसे देशों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है क्योंकि चाइना इन 5 देशों में से एक है. एंड इफ चाइना इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन तो फिर वो एक एग्जिस्टेंशियल या परमानेंट थ्रेट बनाता है इंडिया के लिए. एंड चाइना सरप्टिशियसली, चोरी छुपे, पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर वेपन दे ही देगा. सो दैट इज़ हाउ इंडिया विल फेस थ्रेट फ्रॉम 2 साइड्स. दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया का कहना है कि अगर पूरी दुनिया, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड
including these P5 countries, are willing to give up their nuclear weapon, then India is also willing to. Means India is in favor of complete disarmament, but India is not in favor of this NPT, which is partial disarmament and a kind of discriminatory provision. एनपीटी के बेसिस पे यूपीएससी ने 2015 प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन साकू. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन से रिलेटेड न्यूज़ समझने से पहले हमें कस्टम्स यूनियन के बारे में समझना होगा. और कस्टम्स यूनियन को भी समझने से पहले हम जरा समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज. तो दुनिया के कई सारे देश आपस में अलग अलग इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके बेसिस पे उनके बीच में डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डिसाइड होता है. तो जैसे सबसे बेसिक सा अग्रीमेंट है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. इनफैक्ट इससे भी एक और बेसिक होता है पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट. प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में दो देश या उससे ज़्यादा देश आपस में मिलकर के फैसला करते हैं कि कुछ गिने चुने आइटम्स के ऊपर वो काफ़ी लिबरलाइज तरीके से सस्ता इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे. लिबरलाइज्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं लिबरलाइज्ड टैरिफ रेट्स रखेंगे. सबसे बेसिक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड आइटम्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट पीटीए, जो इस फिगर में नहीं दिखाया है. उससे थोड़ा हाइयर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है दुनिया के देशों के बीच में. इसको हम लोग कहते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें दो या दो से ज़्यादा देश आपस में मिलकर के फैसला करते हैं कि ज़्यादातर आइटम पे हम लोग लिबरलाइज तरीके से टैरिफ लगाएंगे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे. तो पीटीए में कुछ आइटम्स पे उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट, कुछ आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया. एफटीए में निगेटिव लिस्ट बनाई जाती है, मतलब कुछ आइटम्स को छोड़ करके बाकी सारे आइटम्स पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड किया जाएगा. उससे ऊपर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है कस्टम्स यूनियन. कस्टम यूनियन में कैसा होता है कि डिफरेंट कंट्रीज दैट साइन कस्टम्स यूनियन, उसमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो उनका होता ही है. कस्टम यूनियन का मतलब है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो उन कंट्रीज के बीच में होगा ही, प्लस these countries will keep common external tariff when they trade with other countries. तो क्या है मतलब कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ का, वो भी जरा समझ लीजिए. कस्टम्स यूनियन का एग्जैक्ट मतलब क्या है. कस्टम यूनियन का मतलब, मान लीजिए तीन देश आपस में कस्टम यूनियन अग्रीमेंट साइन किया, तो आपस में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो रखेंगे ही. उसके अलावा कोई चौथा देश है बाहर का कंट्री डी, जो इस कस्टम यूनियन अग्रीमेंट में नहीं है. तो डी से जब भी कोई भी इन तीनों में से देश ट्रेड करेगा तो एक कॉमन टैरिफ रेट लगाएगा. मान लीजिए कि डी कंट्री से स्टील आ रहा है सी में, बी में या ए में. अगर सी ने 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है तो बी और ए भी 10% ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ. अगर ए से सीमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है डी में और 10% एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, तो बी और सी भी 10% ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ. तो सबसे बेसिक लेवल का हो गया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. उससे हाइयर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अग्रीमेंट हो गया कस्टम्स यूनियन. दुनिया के कई सारे देश आपस में कस्टम्स यूनियन का अग्रीमेंट साइन करते हैं. कस्टम्स यूनियन से ऊपर होता है कॉमन मार्केट, जिसमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो होगा ही, कस्टम्स यूनियन भी होगा ही. कॉमन मार्केट का मतलब है कि वेयर देयर विल बी फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि कैपिटल, पैसा, सर्विसेज कैन ईजिली फ्लो विदाउट मच रिस्ट्रिक्शन. जैसे मान लीजिए कि अभी आपको जा कर के श्रीलंका में काम करना है, तो आपको बहुत सारा वर्क परमिट लेना है. लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश आपस में, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, आपस में कॉमन मार्केट अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, देन अ प्रोफेशनल फ्रॉम इंडिया कैन ईजिली गो टू बांग्लादेश और श्रीलंका टू वर्क देयर, जस्ट लाइक यू गो टू सम अदर स्टेट इन इंडिया एंड वर्क देयर, लाइक दैट ओनली, विदाउट मच रिस्ट्रिक्शन. इकोनॉमिक यूनियन, उससे भी ऊपर लेवल का इंटीग्रेशन होता है, वेयर कंट्रीज गो फॉर कॉमन करेंसी. सो when the country start to have a common monetary policy, common fiscal policy, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक यूनियन. यूरोपियन यूनियन कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक यूनियन. उसके अंदर भी यूरो जोन, जिन्होंने कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर रखी है, दैट कुड बी एन गुड एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक यूनियन. उससे ऊपर का एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलिटिकल यूनियन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स, तो यूएस पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 50 स्टेट्स.
So that it is the highest level of integration which is not just economic but political integration as well. तो हमने कस्टम्स यूनियन तो देख ही लिया है, कस्टम्स यूनियन का डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए. यूनियन दैट इज जनरली डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक विच इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्री ट्रेड एरिया. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो आपस में ही होगा, अलॉन्ग विद दैट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ. अब जरा पढ़ते हैं. देखिए, ये साउथ अफ्रीका के सदर्न रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, आई एम सो सॉरी, साउथ अफ्रीका तो एक देश है. जो सदर्न रीजन है अफ्रीका का, वहाँ के कुछ देशों ने मिल करके आपस में कस्टम यूनियन साइन किया हुआ है, कस्टम यूनियन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है. और उन्होंने मिल करके जो कस्टम यूनियन बनाया उसका नाम है साकू, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन. इस साकू के अंतर्गत जो देश आते हैं वो है साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, लेसोथो एंड स्वाजीलैंड, जिसका अब नाम बदल करके हो गया है एस्वातिनी. तो ये 5 देशों ने मिल करके साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन बनाया है जो 1910 से फंक्शनल है. इसका हेड क्वार्टर है इन विंडहोक, नामीबिया. क्यों हम पढ़ रहे हैं साकू के बारे में? क्योंकि भारत सरकार ने हाल फिलहाल में फैसला किया है कि वो साकू के साथ कुछ अग्रीमेंट साइन करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स फ्रॉम इंडिया टू साकू. क्योंकि मर्चेंडाइज गुड्स को एक्सपोर्ट करके हम अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व कमाते हैं, बट मर्चेंडाइज गुड्स का जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया इन रिसेंट टाइम्स. तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंडिया इज़ लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन एन एग्रीमेंट विद साकू इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू साकू कंट्री, साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस राइजिंग ड्यू टू ओवर द काउंटर मेडिसिन, OTC, ओवर द काउंटर मेडिसिन. ओवर द काउंटर मेडिसिन का मतलब होता है जो ऐसे खुले में हम जाकर के दवाई की दुकानों से दवाई खरीद लेते हैं कि भैया ये दवा दे देना, पेट दुख रहा है दवा दे देना, सर दुख रहा है दवा दे देना. उस अप्रोच को कहा जाता है ओवर द काउंटर मेडिसिन. दैट इज वन रीजन बिहाइंड राइज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. तो देखते हैं, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. क्या होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस इन ह्यूमन, वो जरा समझिए. देखिए, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये एक तरीके का माइक्रोब है. और भी कई सारे तरह के माइक्रोब्स होते हैं. माइक्रोब्स मतलब जीवाणु, छोटे इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम देख नहीं पाते हैं बट दैट कैन डैमेज टू आवर बॉडी, दैट कैन डू सम डैमेज टू आवर बॉडी. तो कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट. अभी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या काम करता है वो जरा समझिए. देखिए, ये माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर अगर आ गया, बैक्टीरिया, जैसे माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है उससे TB होता है. तो ये बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो फिर हमें इस्तेमाल करना होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. नाम से जैसा समझ आ रहा है, इन माइक्रोब्स को मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर यूज्ड, दवाइयाँ, टू किल दीज माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल, रिफैम्पिसिन एंड आइसोनियाचिड इज यूज्ड बाय TB पेशेंट्स टू किल द माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, जिसके कारण TB होता है. अब एक सिचुएशन होती है इंसानों के अंदर, एक अलग तरह की बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस. ये वो सिचुएशन है जब हमारे शरीर के अंदर ये जो दवाइयाँ हैं वो असर दिखाना बंद कर देती हैं. हमारे अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स इन दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं. उस सिचुएशन को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस. It happens when microbes become resistant to the drugs that we are using. जैसे मान लीजिए किसी TB पेशेंट के अंदर ये दवाइयाँ काम करना बंद कर दें तो उसको कहा जाए कि वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है उसको. When these antimicrobial drugs are not able to kill the bacteria within. क्यों होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस, क्या कारण है उसके पीछे? सबसे बड़ा कारण है इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स. हम दवाइयाँ लेते तो हैं लेकिन ठीक तरीके से नहीं लेते हैं. मान लीजिए कि हमने पूरा कोर्स नहीं किया, 6 महीने की दवाई थी, 3-4 महीनों में हमें बेहतर महसूस होने लगा, हमने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया. तो उससे होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स हैं, समझो ना, ये अलग अलग माइक्रोब्स थे हमारे बॉडी के अंदर, हमने दवाई लेनी शुरू की, कुछ माइक्रोब्स मर गए, लेकिन जो माइक्रोब्स अभी भी बचे हैं नेचुरल तौर पे
वो थोड़े से स्ट्रॉन्गर माइक्रोब हैं, तभी तो वो जिंदा हैं। 6 महीने का कोर्स था, 3 या 4 महीने में 90% माइक्रोब्स मर गए, लेकिन जो 10% माइक्रोब्स बचे हैं दे आर द स्ट्रॉन्गर वंस, तभी तो वो 3 महीने या 4 महीने के कोर्स के बावजूद भी मरा नहीं है। अब आपने 6 महीने का कोर्स करना था जिससे सारे के सारे माइक्रोब्स मर जाते, लेकिन आपने 4 महीने के कोर्स के बाद ही दवाइयाँ लेना बंद कर दिया, तो वो जो 10% माइक्रोब्स जो स्ट्रॉन्गर माइक्रोब्स थे वो तो बच गए और आपने दवाई लेना बंद कर दिया। तो वो जो स्ट्रॉन्गर माइक्रोब्स बच गए थे, नाउ दे विल मल्टीप्लाई एंड दे विल इंक्रीज देयर नंबर्स, एंड व्हेन दे इंक्रीज देयर नंबर्स, तो फ्यूचर में जब आप ये दवाई फिर से लेना शुरू करेंगे तो ये दवाइयाँ बेअसर हो जाएंगी, आपका बॉडी जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। So the biggest reason behind antimicrobial drug resistance is improper use of drugs. Improper use of drugs में सबसे बड़ा जो एक तरीका है वो है not completing the course of the drugs. दूसरा, not taking drugs powerful enough to kill the bacteria. अभी आपको जो बीमारी हुई है उस हिसाब से आप उतना पावरफुल ड्रग्स ना लें, रिलेटिवली कमज़ोर ड्रग्स लें, जिसको हम लोग एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन होते हैं उसको फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स वीकर एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो अगर आप वीकर एंटीबायोटिक्स लोगे तो कुछ तो बैक्टीरिया मरेंगे ही, लेकिन बाकी के जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं उस वीकर एंटीबायोटिक से फाइट करके और मजबूत हो जाएंगे, एंड देन दे विल मल्टीप्लाई देयर नंबर्स, एंड इन फ्यूचर इवन सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स विल नॉट वर्क। और ये सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ आवर हैबिट ऑफ हैविंग ओवर द काउंटर मेडिसिन्स। हम दवाई की दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं भैया दवाई दे दो। अब एक केमिस्ट को कितना पता है, फार्मासिस्ट को कितना ही पता है कि एग्जैक्टली कौन सी दवाई होनी चाहिए, और उसको अगर नॉलेज है भी तब भी वो बिना रिपोर्ट्स देखे एग्जैक्टली कैसे आपको जो एकदम अप्रोप्रिएट दवाइयाँ वो कैसे दे सकता है। तो हम क्या करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, और जिस कारण से और पूरा कोर्स भी नहीं कंप्लीट करते हैं, दैट समटाइम्स लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसके अलावा और भी कुछ कारण हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि हम सीधा सीधा ये दवाइयाँ नहीं लेते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं एनिमल्स को जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे इस केस में गोट, इसको लोग कंज्यूम करते हैं मटन के तौर पे, या हैन, चिकन, उसको दिया जाता है ये एंटीबायोटिक्स, और उनके बॉडी के थ्रू ये एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं। जब ये हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं तो जो थोड़े बहुत भी बैक्टीरियाज थे वो इस एंटीबायोटिक से लड़ने लगते हैं, और वो बैक्टीरियाज फिर मल्टीप्लाई होकर के अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एंड इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और तीसरा कारण है फ्लो ऑफ एंटीबायोटिक्स और रिलीज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनटू नियर बाई वाटर बॉडीज़। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कभी कभार नियर बाई वाटर बॉडीज़ में कुछ एंटीबायोटिक्स डिस्चार्ज के तौर पर रिलीज़ कर देती हैं। अब आसपास के गांव के लोग मान लीजिए किसी नदी का पानी पीते हैं, तो इनडायरेक्टली उनके शरीर में भी तो ये एंटीबायोटिक्स आ ही गया ना, और फिर ये एंटीबायोटिक्स उनके बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। तो ये सारे तरीके हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में डेवलप होने की। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो गया तो फिर फ्यूचर में दवाइयाँ काम नहीं करती हमारे अगेंस्ट, और हमारे वो जो अंदर के माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट, दैट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ बिगर चैलेंज एज फार एज हेल्थ ऑफ जनरल पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज कंसर्न। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। फॉर एग्जांपल नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस नेटवर्क हैज़ बीन स्ट्रेंथेंड बाय एस्टैब्लिशिंग लैब्स इन एवरी स्टेट मेडिकल कॉलेज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस in 2017 was started, according to which national health policy focuses on one health approach। कि भाई सब मतलब आसपास के जो भी माइक्रोब्स हैं उनको ठीक तरीके से वॉच करना। अगर आसपास में पेड़ पौधे भी बीमार हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो उनको भी ठीक से केयर करना, क्योंकि सारा जो इकोसिस्टम है वो सब एक है, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड। अगर पेड़ पौधों में कुछ बीमारियां लग रही हैं तो दैट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ ऑल्सो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वन हेल्थ अप्रोच। और तीसरा, इंडिया ने चलाया है रेड लाइन कैंपेन। दवाइयों के आप देखोगे इस तरह का जो पैक रहता है उसके पीछे साइड में कुछ दवाइयों के ऊपर ऐसा रेड तरह का लाइन लगा रहता है,
ये जो रेड लाइन है ये इंडिकेट करता है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि इसको ठीक तरीके से ना लेने से हमारे अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अमेंडमेंट ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन असम रूल्स। छोटा सा न्यूज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। असम सरकार ने असम वाटर एक्ट के अंतर्गत असम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स 1974 रिलीज़ किया है। मतलब पुराना 1974 का एक्ट है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ और नए रूल्स, वो एक्ट तो पहले से एप्लीकेबल है, उसको और ज़्यादा फर्दर स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नए रूल्स उस एक्ट के अंतर्गत रिलीज़ किए हैं। उसमें क्या कहा है असम सरकार ने कि देयर विल बी बैन ऑन यूज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंथेटिक पेंट्स एंड थर्मोकॉल फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग आइडल्स। एज पर द न्यू रेगुलेशन, जो भी मूर्तियाँ बनेगी दे विल बी क्रिएटेड विथ इको फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि ट्रेडिशनल क्ले एंड पेंट्स ऑफ द आइडल वुड बी डन विथ वाटर सॉल्युबल एंड नॉन टॉक्सिक नेचुरल डाइज। जो डेकोरेटिंग मटेरियल्स हैं, ये सब जो आप देख रहे हो, ये डेकोरेटिंग मटेरियल्स हटा देने होंगे बिफोर द इमर्जन ऑफ द आइडल। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हर साल दुर्गा पूजा से पहले या इस तरह के फंक्शन से पहले वाटर बॉडीज़ का वाटर क्वालिटी चेक करेगा पहले और बाद में, और इंश्योर कराएगा कि वाटर क्वालिटी वही मेंटेन रहे। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस रूल को वायलेट करता है तो उसके ऊपर 3,000 का फाइन लगाया जाएगा अगर वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पंचायत एरिया में है, 5,000 का अगर वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में, और 7,000 का फाइन लगाया जाएगा अगर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, जैसे गुवाहाटी वगैरह में है तो 7,000 का फाइन लगेगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, बिकॉज इट इज गिवन टू हेड ऑफ द स्टेट्स बट नॉट टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।